दोस्तों आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 भूगोल का संसाधन एवं विकास लेकर हाजिर हैं आपके सामने। यह क्लास का पार्ट 2 है। क्लास पार्ट 1 हमने पढ़ चुके हैं, तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को ओपन करके ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पिछले वाला याद भी कर ले, हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने संसाधन की परिभाषा पढ़ी थी। तो संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक ऐसी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और वो उसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ये 3 गुण हैं। मतलब जो सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो, उसमें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी हो और आर्थिक रूप से संभाव्य हो। ठीक है, ये तीनों मतलब भौतिक पर्यावरण यानी पर्यावरण समझो, संस्थाएं यानी जो कम्युनिटीज पे जुड़ी है वो, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, ये सब कैसे जुड़ी है? मानव से जुड़ी है। ठीक है, अब हमने संसाधनों को कई भागों में बांटा है। किस आधार पे बांटा है? तो हमने 4 आधार पे बांटा है। पहली तो हमने उत्पत्ति के आधार पे, फिर समापत्या के आधार पर, फिर स्वामित्व के आधार पर, फिर विकास के आधार पे। तो हमने पहली बार तो बांटा था उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? जैव और अजैव। ठीक है, समापत्या के आधार पे भी 2 प्रकार को बांटा था, नवीकरण योग और अनवीकरण योग। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के भागों में बांटा था, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, फिर हमने विकास के आधार पे भी 4 भागों में बांटा था कि संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। ठीक है, यहाँ अब इन्होंने आगे हमें ये उपलब्धता यानी हमारे पास किस प्रकार से उपलब्ध है, ये हमारे एक रेखा चित्र किताब में दिया है, वो भी हमने देखा था। प्राकृतिक और मानवीय है। फिर हमने उत्पत्ति के आधार को विस्तार से समझा था कि जैव संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, प्रकृति ने ना दिए हैं। जैव संसाधन जो, हाँ इसकी परिभाषा अच्छी होगी कि वे संसाधन जो सजीव है और जो निर्जीव है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मुझे खुद को ही नहीं याद है। ये हमने पढ़ लिया था कि नवीकरण योग्य संसाधन। नहीं पढ़ा तो मैं अभी पढ़ा देता हूँ, क्या प्रॉब्लम। पढ़ लिया तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। ठीक है, क्या इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। नवीकरण योग्य संसाधन तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक क्रिया या क्रिया यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे संसाधनों को नवीकरण संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिन्हें हम भौतिक या रासायनिक तरीके से पुनः बना सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, अनवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं? कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसे संसाधन अनवीकृत योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, ऐसे संसाधन जिन्हें हमें पुनः कभी नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे पेट्रोल ही ले लो, पेट्रोल एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा कहाँ से लाएं? ये भी सोचने का विषय है। यही बात है कि पेट्रोल दोबारा हमें नहीं मिलने वाला। प्रकृति ने एक बार दे दिया तो वो फिर लाखों सालों से बनेगा। ठीक है, इन संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इसको नवीकरण करना असंभव है। तो इन संसाधनों को पुनः सक्रिय किया जा सकता है, जैसे धातु। अनवीकरण योग्य संसाधन में एक पुनः चक्रीय होता है जिसमें हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। कैसे? जैसे धातु है, धातु को हम आपके लोहे वाली, जैसे उसको कबाड़ी वाली दुकान होती है, उस पर आप दे देते हो तो वो उसको पुनः एक नया शेप देके एक नई चीज़ बना के दे देता है। ठीक है, फिर ये इतना पढ़ लिया, इसमें तो हमें कोई इतनी गंभीर वाली बात लगी नहीं कि नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, या तो कृत्रिम तरीके से या फिर प्रकृति के तरीके से। ठीक है, अब ये समापत्ति के आधार पर छोड़ो, अब हमारे सामने आते हैं स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे हमने 4 प्रकार के पढ़े थे। कौन से? तो एक व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, हमने 4 पढ़े थे। पहला क्या था? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत यानी पर्सनल। ये वर्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या? पर्सनल। ठीक है, ये चीज़ मेरी पर्सनल है, ये चीज़ मेरी निजी है। तो वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व तो निजी व्यक्तियों के पास होता है।
जैसे किसी किसान की ज़मीन या घर, भाई मेरा खुद का घर है, इसमें कोई दूसरा कहेगा ये संसाधन, तो ठीक है इसमें सब बैठेंगे, पर मैं कहूँगा ये मेरी पर्सनल चीज़ है, इस पर मत इंटरफेयर करो, ये मेरी खुद की है, ये पर्सनल है, ठीक है। पर्सनल चीज़ पे कोई कुछ ना करता। फिर आती है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या है? वैसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है। उदाहरणतः चारागाह, तालाब, पार्क, पार्क लिखा गया यहाँ, असलियत में यहाँ पार्क है, ठीक है। फिर शमशान है। कैसे संसाधन? वैसे संसाधन जो समाज के पास होते हैं। सामुदायिक से सीधा मतलब है कि समाज की चीज़ है, मतलब हमारे पूरे समाज की चीज़ है, वहाँ पर हमारा पर्सनल अधिकार नहीं होता है, फिर उसमें कोई सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो समाज के रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे वहाँ पर, खुद पर्सनल कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर जिसने ये व्यक्तिगत पढ़ लिया तो उसके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा ये व्यक्तिगत, फिर सामुदायिक भी क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा आता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय क्या? व्हाट इज राष्ट्रीय? नेशनल संसाधन, ठीक है भाई। मैं इतना इंग्लिश को जानता नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए संसाधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो नीचे कमेंट करके बता दो, ठीक है। वैसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है। उदाहरणतः सरकारी जमीन या सड़क। सड़क किसकी है? समाज की है? नहीं। व्यक्तिगत है? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय? नहीं। किसकी है? राष्ट्र की है, हमारे राष्ट्र की, हमारी सरकार की। किसकी है? हमारी सरकार की। उस पर अधिकार कौन कर सकता है कि ये मेरी है, ये मेरी? वो कौन कहेगा? वो सरकार कहेगी ये मेरी है। तो सरकार किसकी है? हम सब की है, इसलिए ये पूरे भारत की है। हमारे प्यारे भारत में भी सड़कें, ज़मीन, ये सब किसकी होती है? सरकार की होती है। हाँ, सबकी होती है। उदाहरण तो यही दो है वे जिनमें सरकार का अधिकार हो। फिर आता अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब सोचोगे, ये परिभाषा जिन्होंने नहीं देखी है वो सोचेंगे सर भाई जो चीज़ आ गई पर्सनल, फिर पीछे क्या बचा? जो पार्क वार्क बचा वो आ गया सामुदायिक। फिर बचा क्या? राष्ट्र। जो इन दोनों के अलावा जो बचा वो देशों में आ गया राष्ट्रीय वस्तु। अब क्या बचा? अब बचा समंदर। क्या बचा? समंदर। तो समंदर में भाई मैं इतना तो डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक बहुत हाई लेवल का स्टूडेंट का होता है। मैंने खान सर से ये देखा था, ठीक है। मैं खान सर को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने एक बार बताया था कि समुंदर में, मैं खुद पढ़ा हूँ पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, खान सर अच्छे से पढ़ाते हैं इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने क्या कहा, ये रूल है। फिर उन्होंने उनकी क्लास देख लोगे तो एकदम समझ आ जाएगा, ठीक है। बड़े स्टूडेंट देख रहे हैं उनको, तो वो क्या कहते हैं कि 200 नॉटिकल मील। हाँ, नॉटिकल मील अलग चीज़ है, ये समुद्री किलोमीटर है, हमारा किलोमीटर अलग है, ठीक है। कि वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बहुत सारी है। यूएनओ बहुत बड़ी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। 200 नॉटिकल मील की सीमा के बाद में समंदर होता है, वो किसके पास होता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। देश में जो तेल निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, किसका? सब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, ठीक है। अब वो अलग चीज़ है कि वो कैसे लेते हैं, तो वो मैं नहीं बताने वाला हूँ कैसे, मतलब एक कितना होता है, मे बी 1.5 किलोमीटर होता है, 1 से 1.25 किलोमीटर होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब आता है चौथा, हमारा आखिरी, विकास के आधार पे। तो विकास के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के? विकास के आधार पे संसाधन को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला, विकसित, संभावी, भंडार, संचित, कोष। देखो आप शब्द सुनोगे संभावी, तो इस संसाधन की क्या है? संभावना है। तो कैसे? किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, इन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे हम भाई ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं जिनका क्या हो रहा है? वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है उनकी मात्रा के हिसाब से, ठीक है। तो फिर तो जिन संसाधनों की संभावना है, ठीक है, तो संभावना वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? हमारे संभावी संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान, यानी हम राजस्थान के निवासी, बाहर से तो है नहीं, तो राजस्थान में हमारे जैसलमेर, मैं पर्सनली बाड़मेर से हूँ, तो बाड़मेर और जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। वहाँ पर हमारे यहाँ बहुत मरुस्थल पड़ा है। मरुस्थल में ठंड, वो हवाएं भी बहुत तेज़ चलती है और
सौर ऊर्जा किरण पड़ती है एकदम सीधी। तो हाँ, हमारे यहाँ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बहुत सारे वो कहते हैं ना बना सकते हम, ठीक है। और बनाने के प्रयास भी चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं, पर इतने नहीं जो हम सारी ऊर्जा को ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। तो अब समझते हैं विकसित संसाधन। संभावित तो आपको समझ आ गया, विकसित से क्या मतलब है। तो विकसित का यही मतलब है कि जो पूर्ण रूप से विकसित संसाधन है, जिनका हम वर्तमान में जितना मिल रहा है उतना फ़ायदा हम उठा रहे हैं, ठीक है। अब परिभाषा किताब वालों ने क्या लिखी है, हमने क्या लिखी है वो देख लेते हैं। हमने लिखी है कि वैसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और उनका उपयोग गुणवत्ता और मात्रा से निर्धारित हो चुकी है। मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने जो बताया वही हुआ कि इन संसाधनों का हम पूर्ण रूप से प्रयोग कर रहे हैं, उनका सर्वेक्षण हो रहा है, वो सब हमने हो चुका है। अब इसमें बाकी कुछ नहीं रहा है। जितना तरीके से हम इसको कर सकते थे ना, उससे कई गुना ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं, पूर्ण रूप से कर रहे हैं, ठीक है। ये स्क्रीन पता नहीं ब्लैक क्यों हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भंडार। प्रश्न कहाँ देख रहे हैं हम, तो देख रहे हैं कॉन्सेप्ट। मैं भी कन्फ्यूजन में रहता हूँ। तो भंडार से क्या मतलब हुआ कि जो चीज़ हमारे पास है अब और उसका हम उपयोग नहीं करें, वो हमारे पास क्या सुरक्षित पड़ी है। तो क्या पड़ा है हमारे पास कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो है लेकिन सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास क्या नहीं है, उचित प्रौद्योगिकी का अभाव है। ऐसे संसाधन को भंडार कहते हैं। अब ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमें पता है कि हाइड्रोजन से ईंधन बन सकता है, हमें पता है ये चीज़, पर हम बनाएंगे कैसे, वो हमारे पास क्या नहीं है, उचित प्रौद्योगिकी नहीं है। और है जो एक सीमित मात्रा में है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एक संसाधन के रूप में उसका प्रयोग करें। ऐसा ही तो हाइड्रोजन एक गैस, एक फालतू की गैस है। और यदि ना इतना मात्रा में हो गया ना भाई हमारे पास जीवाश्म ईंधन, तो जितना जल है उस जल का 1/3 भाग क्या है, 1/3 भाग इसी का ही है, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं। हमारा भंडार भी हो चुका है। अब हमारा आखिरी है संचित कोष। क्या मतलब होता है कोष का? कोष का ये मतलब है कि हमारे पास कोई चीज़ है जो सुरक्षित पड़ी है किसी स्थान पर, ठीक है। कोई सुरक्षित स्थान पे चीज़ पड़ी है, ठीक है। तो संचित कोष की जो परिभाषा हमने लिखी है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि यह भंडार का ही हिस्सा होता है, ठीक है। भंडार का हिस्सा, तो भंडार सुरक्षित है, ये भी सुरक्षित है। इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन अभी इसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। भाई भंडार में क्या था कि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे ये हाइड्रोजन ईंधन हमारे लिए, अब हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने के लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। पर इसमें ये है, आता तो ये इसके अंदर ही है, पर इसकी बात ये है कि इसके लिए टेक्नोलॉजी तो पड़ी है हमारे पास, ठीक है। पर उस टेक्नोलॉजी को हम जब यूज़ करने के लिए उसकी मात्रा बहुत कम है। इसके लिए जब नदी में जो जल ऊर्जा होती है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि इसमें परियोजना बिल्कुल कम है। और लेकिन वर्तमान में इसका सीमा ही में उपयोग हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बन रही है राजस्थान के पश्चिमी जिलों यानी बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के कुछ भागों में, तो यह भी इतने विस्तृत रूप में नहीं बन रही। पर हालांकि इसका अब वर्तमान में विकास हो रहा है, पर इतना नहीं हुआ है कि कोई एक इतना बड़ा संसाधन हो जाए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे आ गया। अब आ गया संसाधनों का विकास। इतनी देर हमने जो पढ़ा वो बात अलग थी। अब हमें करना है क्या, संसाधनों को डेवलपमेंट, ठीक है। हमारे अध्याय का नाम क्या था, संसाधन और विकास। अब संसाधन तो हमने देख लिए कि क्या होता है, कैसे भागों में बांट लिए। भाई संसाधन वो होता है जो हमारे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, और पर्यावरण में वर्ते एक वह वस्तु जो हमारे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो इसकी क्या है, आगे देख लेते हैं क्या क्या विकास करने होंगे हमें। तो पेन का रंग कर लेते हैं चेंज भाई, कि मानव अस्तित्व के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन की प्रकृति
भाई ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है और ये मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात सत्य ही है, क्योंकि संसाधन के बिना तो मानव कहीं है नहीं। भाई हमें जो धरती मिली है, जिस पे हम बैठे हैं, जिस पे कृषि कर रहे हैं, जिस पे एक बिल्डिंग है, वही एक संसाधन है। जो हमारे पेड़ पौधे, वही संसाधन है हमारे लिए। हम जो चीज़ हमारे काम में आ रही है वो हमारे लिए क्या है, संसाधन तो है। संसाधन के बिना मानव जीवन तो संभव ही नहीं है। फिर हम इसका क्यों कर रहे हैं अंधाधुंध प्रयोग? ठीक है, फलतः निम्नलिखित समस्याएं आ जाएगी। यदि हम इसका अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या होगा भाई, हमारे जो समस्याएं पैदा होगी, कौन कौन सी समस्याएं होगी? तो पहली समस्या, निम्न समस्याएं हैं। कौन सी समस्याएं हैं कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश हास हो रहा है। देखो, इसमें पूरे लोगों को बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो लालची हैं और उन्हें क्या चाहिए, पूरे संसाधन उनके कंट्रोल में चाहिए। ठीक है, अब सारे संसाधन उनके कंट्रोल में तो आने से रहे, कैसे आएंगे? संसाधन तो सबके हैं, तो फिर वो ऐसे ही ट्राई करते रहते हैं। हमारे संसाधन है, हम संसाधन उनके पास, क्योंकि पैसे हैं, पैसे उस संसाधन खरीद लेते हैं। फिर उनका वो करते हैं अविवेकपूर्ण यानी अंधाधुंध हास करते हैं। जैसे उनके पास कोई चंदन का भाई कोई बगीचा है तो वो एकदम से काट के बेच देंगे, उनसे पैसा प्राप्त हो जाएगा। संसाधन से पैसा प्राप्त होगा, ये बात तो पक्की है। फिर हमारा दूसरा, लालच बच्चे। ये अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात नहीं है, हाँ भाई, कारण अच्छा है, ठीक है। समाज के कुछ लोगों के ही हाथों में संसाधन का संचय, मतलब जो संसाधन है वो समाज के कुछ लोगों के पास है, मतलब पूरे लोगों के पास नहीं है। एक सर्वेक्षण हुआ था, कहाँ उसमें कहा गया कि जो 20% लोग हैं उनके पास 80% संसाधन है, और 80% लोग हैं उनके पास 20% संसाधन है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि संसाधन कुछ ही सीमित लोगों के पास है। समाज को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें संपन्न अमीर और संसाधन विहीन। संसाधन संपन्न अमीर हो गए और संसाधन के बिना यानी संसाधन विहीन वाले लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। तो संसाधनों को बांट दिया। अब संसाधनों का अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा कर दिया। भाई जो संसाधनों का हास करेंगे, इसमें पेड़ पौधों का नुकसान होगा, सब नुकसान ही तो है। अब इनका नुकसान करोगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। तो पर्यावरण का क्या क्या नुकसान हो गया? भूमंडल तापन। इसका नाम आपने भाई जिन बच्चों ने सुना अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना मैं बता दूँ, इसका होता है विश्व उष्णन। ये भी नहीं सुना तो ग्लोबल वार्मिंग तो सुना होगा। तो इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी वर्ड है। इसका मतलब है कि जो धरती में जो बर्फ़, ग्लेशियर जैसे अंटार्कटिका, ये सब धरती की ओजोन परत जब टूटती है तो वो पराबैंगनी किरणें यहाँ धरती पे आएगी और धरती पर वो मतलब जो तापमान है वो बढ़ाएगी। तापमान बढ़ाने से उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव, अंटार्कटिका, ग्लेशियर वो सब पिघलेंगे और पिघलने के बाद में समुद्र का स्तर भी बढ़ेगा, जिससे कि जैसे मालदीव है, जैसे ऐसे राष्ट्र डूबने की कगार पर है। फिर ओजोन परत का अवक्षय, इसका क्या लेन देन है? फिर अब पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग से हमारा पर्यावरण भी प्रदूषण हो रहा है। कहीं कहीं पेड़ों को ही काट रहे हैं तो वो पेड़ों की वजह से ही पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। फिर हमारा भूमि निम्नीकरण हो रहा है। भाई अत्यधिक पैसे चाहिए तो क्या करना, ज़्यादातर मतलब खेती, ज़मीन से ज़्यादा पैसे चाहिए तो खेती करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे तो ज़्यादा सिंचाई करेंगे, ज़्यादा उर्वरक डालेंगे, तो जिससे कि भूमि निम्नीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण, ये सब निम्न कारण है। अब चलते हैं आगे। एक शब्द आया हमारे सामने, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, सतत पोषणीय विकास से क्या होगा? जो राजस्थान के बच्चे हैं, विशेषकर बाड़मेर के, तो उनके एग्जाम में ये प्रश्न आया था, हाफिल एग्जाम में, कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हो? तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि हम क्या समझते हैं। हम आपको बता देते हैं कि जब विकास होने की क्रम में पर्यावरण को नुकसान ना हो और भविष्य की ज़रूरतों की अनदेखी ना हो, तो ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। हमें विकास भी चाहिए और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, क्योंकि भावी पीढ़ियों को क्या चाहिए? संसाधन। तो भावी पीढ़ियों को संसाधन भी मिले और
संसाधनों का अत्यधिक दोहन ही ना करें, तो ये सब क्या कहलाएगा, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमें लिखना कि जब विकास होने की क्रम में पर्यावरण को नुकसान न हो और भविष्य की ज़रूरतों को ना अनदेखी करें और विकास भी हो, तो इसको क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। ये तो भाई ये ट्राई तो कर सकते हैं हम, पर ये नहीं हो सकता। तो सतत पोषणीय विकास संभव तो भाई ट्राई कर सकते हैं कृत्रिम तरीक़ों से, पर कैसे होगा, पर्यावरण के नुकसान बिना तो हो ही नहीं सकता। और ज़्यादा उपयोग करेंगे तो संसाधन शेष बचेगा नहीं, पर हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अब आया कि जब इतना नुकसान हो रहा है तो विश्व पटल पर भी कुछ तो असर पड़ेगा, कुछ विश्व के देशों के बारे में उनकी भी सोच होगी ना, तो उनकी सोच हुई। उन्होंने एक पृथ्वी सम्मेलन किया, कहाँ किया, कब किया, कैसे हुआ, ये सब मैं आपको बता देता हूँ कि संसाधन क्या है, मतलब उन्होंने क्यों किया ये सब, ये भी मैं आपको सब बता देता हूँ। तो ये 1992 जून का महीना था जब उन्होंने सभी राष्ट्राध्यक्ष मुखियाओं को एक किया, फिर कहा कि हम एक सम्मेलन करें जिसमें क्या करना, हमें संसाधनों भाई पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यानी पृथ्वी सम्मेलन करते हैं। ठीक है, तो भाई कईयों ने कहा अच्छी बात है भाई, तो करते हैं पर्यावरण सम्मेलन। किया भी उन्होंने पर्यावरण सम्मेलन, कहाँ किया, रियो डी जेनेरो। कहाँ है ये रियो डी जेनेरो, ये रियो डी जेनेरो है ब्राज़ील में। अब सोचेंगे कहीं बच्चे ये सर ब्राज़ील कहाँ है, ये ब्राज़ील है भाई दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका धरती पर ही है। ठीक है, महाद्वीप का पूछे तो दक्षिण दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, और ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। वहाँ क्या हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में हुआ था। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात थी जो हम नहीं जानते थे, तो ये एक अच्छी बात है, आप ध्यान रख लेना। जिन बच्चों को याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, एकदम अच्छी बात है, सही जा रहे हो तुम। और ये पार्ट भी आपके राजस्थान बोर्ड में तो 4 नंबर का है, तो 4 नंबर तो आप पक्के ही कर लो यहाँ से। ठीक है, बाकी वाले बच्चे भी अपने मार्क्स बता देना, क्योंकि हम स्पेशली राजस्थान बोर्ड की तैयारी करवा रहे हैं। ये एनसीईआरटी सीबीएसई कोई भी पढ़ सकता है, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ संसाधनों का सही इस्तेमाल और सतत पोषणीय विकास के मुद्दे पर जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन किया गया। तो हमारे 100 से अधिक देश एकत्रित होकर भाई ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में एक पृथ्वी सम्मेलन किया। उसमें ये सोचा, उन्होंने एक पहल की कि हमें अब संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण करना है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास से क्या मतलब है कि हमें विकास भी करना है और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, और क्या करना है, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होने देना है। यही क्या है, हमारा सतत पोषणीय विकास है। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास को भी मद्देनजर रखना है और अब भी विकास करना है। ठीक है, विकास बिना तो कुछ नहीं है, तो डेवलपमेंट भी करना है। ठीक है, फिर 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए विकल्प एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई। तो क्या है ये एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 के पीछे आपको क्या मिल रहा है, 21। ठीक है, एजेंडा का मतलब होता है कोई पहल, तो 21 क्या है। तो अब एजेंडा 21 को फिर से आगे मैंने टॉपिक ही ले लिया, एजेंडा 21 क्या है। और हम 21 भाई 1992 से 8 साल तो थे बाकी, फिर क्या लगने वाली थी, 21वीं सदी लगने वाली थी। तो हम आगे भावी विकास के लिए कर रहे हैं ये सब, तो उस टॉपिक का नाम भी क्या रख लिया, सतत पोषणीय विकास अगली सदी के लिए। ठीक है, तो फिर वो सदी का नाम है, यहाँ क्या है कि यह एजेंडा एक मुख्य था जो सतत पोषणीय विकास का सही इस्तेमाल था। क्या था, सही इस्तेमाल था। इस एजेंडा में समान हितों, पारस्परिक ज़रूरतों और सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विश्व सहयोग की बात कही गई है। पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों के मुकाबले इसमें किया जा सके। ये ऐसे नहीं समझ आ रहा, मैं बताता हूँ। इसमें सतत पोषणीय का विकास होगा, जो पहले ही है वो एक ही बात है, एजेंडा 21 उसमें यह रखा गया। फिर दूसरी बात है कि पर्यावरण की ज़्यादा क्षति नहीं करनी है, और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय को एजेंडा 21 तैयार करें। मतलब स्थानीय निकाय ये विकास की जो परियोजना है ये एकदम दूर देहांत एकदम निचले हिस्से तक पहुँचे। ठीक है, स्थानीय निकाय तक पहुँचे।
यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये सब हमने कर लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधन नियोजन। मैंने भी जब मैं 10th में था, मैंने पहली बार सुना था कि संसाधन नियोजन क्या होता है। मैंने सोचा सर ये संसाधन तो ठीक है, फिर नियोजन क्या है। तो आपने छोटी क्लासों में क्या, आप 10th में ही हो तो आपने प्लानिंग पढ़ा होगा। क्या पढ़ा? तो प्लानिंग शब्द तो सुना, हम ऐसे प्लान करेंगे और 10वीं में 90 से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। हम आरपी स्टडी से पढ़ेंगे इस रूटीन में और इतने मार्क्स लाएंगे। सामाजिक और गणित तो हमारे पूरे में से पूरे लाएंगे क्योंकि राकेश सर पढ़ा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो ये प्लानिंग है। तो ऐसी प्लानिंग को, प्लानिंग एक अंग्रेजी शब्द है, इसको भाई हिंदी में कुछ और होगा, तैयारी वैयारी कुछ ही होगा, पर उसका जब सामाजिक में अर्थ होगा तो उसका अर्थ होगा नियोजन। नियोजन का सीधा मतलब होगा हमें प्लानिंग करनी होगी। क्या करनी होगी? प्लानिंग करनी होगी। अब इन्होंने कैसे प्लानिंग की है वो हम देखते हैं। संसाधन नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में संसाधनों का समुचित वितरण नहीं है, ऐसे संसाधनों का महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में संसाधन नियोजित नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्यों जी? कि राजस्थान में खनिज ठीक ठाक है भाई। पश्चिमी राजस्थान में हमारे यहाँ पेट्रोल बहुत निकलता है, हमारे बाड़मेर जिले में वो उधर, अब आप बाहर से हो तो आपको इतना मैं तो नहीं बता सकता, पर हमारे डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर में बहुत क्या काफ़ी निकलता है पेट्रोलियम, ठीक है। फिर हमारे यहाँ जल की बहुत कमी है, ठीक है। ये हमारे यहाँ संसाधन नियोजन करना पड़ेगा। पर उसी तरफ जाओगे जयपुर तरफ तो वहाँ पर पानी ठीक ठाक है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ हैं, वहाँ पर पानी एकदम ठीक ठाक है। और यहाँ पानी हमारे है नहीं, है तो खारा एकदम, तो उस खारे पानी को तो हम पी नहीं सकते, इसलिए हमारे यहाँ खारा पानी, वहाँ पर मीठा पानी है और वहाँ इतने संसाधन नहीं है। तो फिर क्या करनी होगी? अदला बदली। क्या करना पड़ेगा? नियोजन। तो वो नियोजन ही है, ठीक है। समुचित नहीं है, ठीक है। कई राज्यों में प्रचुर मात्रा में खनिज एवं अन्य संसाधनों का अभाव है। झारखंड में खनिज का प्रश्न, यहाँ प्रच्छन्न शब्द है, प्रच्छन्न भंडार है, लेकिन वहाँ पेयजल की अन्य सुविधाओं का अभाव है। मेघालय में जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर संसाधनों का अभाव है। ये क्या लिख रखा है मैंने? आप नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। अन्य संसाधनों की भारी कमी है, ठीक है। इसलिए इन संसाधनों का विकल्प नहीं हो पा रहा है और ऐसे में होने वाली समस्याओं को संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्या करना? हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। अब आज के लिए तो है इतना ही, ठीक है। आज की क्लास भी हो गई कि 25-27 मिनट की हो गई है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नहीं किया है तो कर लो, जिसने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों के साथ शेयर भी करा करो यार, इतनी मेहनत करते हैं। PDF ये सुबह 7 बजे हुई है क्लास, तो 7 बजे डाल दूँगा। और ये प्रीमियम है तो मैं डाल दूँगा अब थोड़ी देर बाद में। ये रिकॉर्ड अब किया है तो बाद में डाल दूँगा थोड़ी देर, और ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए। और ये संसाधन नियोजन रहे। आगे हम क्या पढ़ेंगे? भूमि। अब आगे पढ़ना है हमें भूमि के प्रकार, भूमि कैसे बनी। ये 2 क्लासों में कवर हो जाएगा, 2 पिछली होगी, 2 आगे होगी, मतलब अगले सोमवार तक हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम वीडियो बनाते रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम इससे रिलेटेड क्विज़ डालेंगे। क्या डालेंगे? क्विज़, ठीक है जी। क्विज़ ही हम ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छी बात है भाई, क्विज़ कर लो ज्वाइन। और कोई आपके मन में डाउट वाउट हो तो नीचे कमेंट कर दो, सर ये हमें समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो सर आपके लिए ये आपके लिए बैठे हैं। और कुछ बच्चों का था कि सर आप गणित का पेपर नहीं करवाते, हम करवाएंगे, बहुत जल्द करवाएंगे भाई। अब गणित का पेपर तो हो चुका, उसको जो रात गई बात गई सो बीत गई सो बात गई, ठीक है। तो वो बीती हुई बात को क्या करोगे भाई? हाँ पेपर है तो मॉडल पेपर लाएंगे हम, पहले हम सिलेबस कवर करवा देंगे, ठीक है। ये पार्ट है छोटा सा, पर थोड़ा मुझे बड़ा लगा इसलिए मैंने अच्छे नंबर का है। अब इसके बाद में जो हम पार्ट पढ़ेंगे शुरुआत के, एक ये पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे अगला ये अर्थशास्त्र का, फिर हम पढ़ेंगे भूगोल का, पहले भूगोल का पढ़ लिया, फिर अर्थशास्त्र, फिर इतिहास, फिर राजनीति, ठीक है। ऐसे ही एक एक पार्ट करते जाएंगे, ठीक है। और फिर इतिहास वाले में कुछ लगेगा समय, क्योंकि इतिहास वाले पार्ट तो आपको पता ही है कि इतिहास कह दिया तो पीछे
क्या रह गया। वो भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो बहुत बड़े बड़े पाठ, पर उनको भी पढ़ाना तो मुझे ही, और तो कोई आके पढ़ाएगा नहीं। इसलिए हम थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ा लेट किया, क्योंकि बच्चों की थी कि सर आप सिलेबस करवाओ, क्योंकि क्विज आपने करवा दिया और इस पार्ट से रिलेटेड प्रश्न उत्तर चाहिए। तो भाई इससे अच्छा तो कहाँ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, देख लेना। इतने प्रश्न दे रखे हैं, इतने दे रखे हैं कि आप सोच नहीं सकते। बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, आप आराम से पढ़िए। आपके पढ़ने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फिर गणित की क्लास भी देखा करो, क्योंकि गणित की भी हम ही बनाते हैं, कोई बाहर से आके तो बनाता नहीं है। और हमारी मेहनत के लिए तो 1000 सब्सक्राइबर करवा दो बहुत जल्द। हम इतना दे रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ तो दो भाई। हमने सब्सक्राइबर हो रखे हैं 263 और वीडियो भी हो जाएंगे 263। तो एक वीडियो का 1 सब्सक्राइबर मिलता है, ये तो थोड़ा अन्याय हो गया। व्यूज़ भी देखो 25-26 हज़ार आ रखे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते लोग। 99.8% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम पड़ती है। आप नहीं हो तो आप ज़रूर कर दो, ठीक है। अगली क्लास में हम भूमि के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।